इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि बुद्धि है क्या। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया 1885 ईस्वी में। फ्रांसिस गाल्टन इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पहले हम समझते हैं। बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त चिंतन। बुद्धि हमारे मस्तिष्क में होती है। बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। क्लास यानी हमारे अंदर जितनी भी क्षमताएं, योग्यताएं हैं, चाहे समायोजन की हो, चाहे अमूर्त चिंतन की योग्यता हो, चाहे मूर्त चिंतन की योग्यता हो, ये सभी क्या है? ये बुद्धि के गुण हैं। बुद्धि के बारे में जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है। कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन की योग्यता कहा है कि बुद्धि जो है समायोजन की एक योग्यता है। इन वैज्ञानिकों का नाम है स्टर्न, क्रूज, बर्ट, काल्विन, फ्रीमैन। इसके अलावा दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये बकिंघम, डियरबार्ड, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन। अन्य मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि चिंतन की योग्यता है। इसके अंतर्गत आते हैं बिने, स्पीयरमैन, टर्मैन, फ्रीमैन। इन तीनों प्रकारों में फ्रीमैन तीनों प्रकारों को मानता है। फ्रीमैन का कहना है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। बुद्धि की परिभाषा फ्रीमैन ने कहा है, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बकिंघम ने कहा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं अपने जीवन में, वो बुद्धि के माध्यम से ही सीखते हैं। टर्मन ने कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। बिने ने 4 शब्दों में बुद्धि को परिभाषित किया है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यदि वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ महोदय जी ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। के प्रकार के बारे में बात करें तो बुद्धि के प्रकार के बारे में थॉर्नडाइक और गैरिट ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। यदि थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं। एक यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। और गैरिट ने भी 3 बुद्धि बताए हैं। इनका पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। लगभग थॉर्नडाइक और गैरिट ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो सेम है। थॉर्नडाइक का जो पहला बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि है और गैरिट का जो पहला बुद्धि है मूर्त बुद्धि है। तो
थार्नडाइक जो यांत्रिक बुद्धि बताया है, ये मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि बताया है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो मूर्त बुद्धि किन में पाया जाता है? मूर्त बुद्धि अभिनेता में, कारीगर में, वस्तुकार में, इतिहासकार में, इनमें मूर्त बुद्धि पाया जाता है। अर्थात जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम लर्न करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखकर, तो वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अमूर्त बुद्धि दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार के अंदर पाई जाती है। यदि हम सामाजिक बुद्धि की बात करें तो सामाजिक बुद्धि राजनेता, चित्रकार, सरपंच, इनमें सामाजिक बुद्धि मिलती है। क्लास यदि हम अध्यापक की बात करें, अध्यापक ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तीनों प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि का मापन मानसिक योग्यता और क्षमता का मापन है। बुद्धि मापन का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी साइमन द्वारा 1905 में दिया गया। इसलिए इस परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यानी कहा जाए, बुद्धि का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक तरीके से मापन अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी ने किया और इसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। बिने और साइमन ने अपने परीक्षण को 3 स्तर में बांटा। पहला उच्च स्तर, दूसरा सामान्य स्तर और तीसरा मंद स्तर। तो इसके लिए बिने साइमन ने मिलकर प्रश्नावली का निर्माण किया। कक्षा 5 के बच्चों के लिए प्रश्नावली और कक्षा 6 के बच्चों के लिए प्रश्नावली। यदि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 5 के प्रश्नों के सही जवाब दे देता है तो उस बच्चे का जो स्तर होता है वो सामान्य स्तर का होता है। और यदि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 6 के बच्चे के बनाए गए प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो जो उसका मानसिक स्तर होता है वो उच्च स्तर का होता है। यदि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 4 के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है या कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 5 के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, वो मंद स्तर का होता है। अर्थात उसकी जो मानसिक स्तर है वो मंद होता है। क्लास हम आगे देखें। इस प्रश्नावली के निर्माण पर उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की मानसिक स्तर का पता चलता है। यानी बिने और साइमन ने जो प्रश्नावली निर्माण की और उसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा कि इस प्रश्नावली से पता चलता है कि बच्चे का जो मानसिक स्तर कैसा है, वो उच्च स्तर का है या सामान्य स्तर का है या मंद स्तर का है। आगे देखते हैं, जिसको मानसिक आयु कहा जाता है। मानसिक आयु शब्द 1905 में आया। अर्थात इस प्रश्नावली के माध्यम से बिने साइमन ने बच्चे का मानसिक स्तर को चेक किया और अंत में इसे मानसिक आयु कहा जाने लगा और ये शब्द 1905 में आया। आगे चल के बिने साइमन ने अर्थात बिने ने अपने ही परीक्षण में संशोधन किया और ये पहला संशोधन उन्होंने 1908 में किया, दूसरा संशोधन उन्होंने 1911 में किया।
1908 में 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए किया था संशोधन, और 1911 में 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए उन्होंने संशोधन किया। बिने साइमन के बुद्धि परीक्षण का संशोधन रूप अमेरिकी मनोवैज्ञानिक टरमैन ने 1916 में दिया। यानी बिने साइमन ने जिस परीक्षण का जो परीक्षण उन्होंने दिया उसका अंतिम संशोधन टरमैन ने किया था। वो कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। ने बुद्धिलब्धि का एक नया सूत्र दिया। बुद्धिलब्धि का एक नया सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये इन्होंने एक सूत्र दिया जिससे कि व्यक्ति की आईक्यू निकाली जा सके। क्या हम कहें इस आईक्यू को इंग्लिश में आईक्यू बराबर MA अपॉन CA इंटू 100, अर्थात MA मतलब मानसिक एज हुआ, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज हुआ, अर्थात जिसे कहते हैं वास्तविक आयु। तो ये उदाहरण दिया गया है जिसके तहत ये आईक्यू निकाला गया है। तो आईक्यू माना कि किसी बच्चे का जो मानसिक आयु है 15 वर्ष है, तो आईक्यू बराबर 15, वास्तविक आयु 12 है, तो वास्तविक आयु 12 है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर 125 आता है। अब बात तो हो गई कि आईक्यू 125 आया, लेकिन ये बच्चा किस लेवल का है? ये जीनियस है कि सुपीरियर है कि इडियट है? इसके लिए टरमैन ने एक सारणी दी, और ये इस सारणी में टरमैन ने बताया है कि जिस बच्चे की आईक्यू 140 से ऊपर है वो प्रतिभाशाली बच्चा है, और जिस बच्चे की आईक्यू 90 से 109 के बीच में होता है वो सामान्य बच्चा होता है, अर्थात एवरेज चिल्ड्रन होता है या एवरेज व्यक्ति होता है। और जिस व्यक्ति का 25 से कम आईक्यू होती है वो जड़ बुद्धि का होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है अर्थात सामान्य बच्चा होता है उसकी आईक्यू 90 से 109 होता है। यदि हम बात करें कि 125 आईक्यू वाले बच्चे को हम किस कैटेगरी में रखें, तो 125 वाले बच्चे की आईक्यू का जो कैटेगरी होगा क्लास वो होगा सुपीरियर में होगा, तीव्र श्रेष्ठ बुद्धि क्लास। Thank you very much.